हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल वीएस स्कूल एकेडमी में। आज चलेंगे फिर आज हम उसी सिस्टम को आगे करते हुए जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, उसी को आगे बढ़ाते हुए और जो भी अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसका रिवीजन करते चलते हैं, साथ में आपको बताते चलते हैं पीछे वाली कुछ बातें, कुछ नई वाली बातें, और उन सारी बातों को सीखते सीखते कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ आगे जाएंगे। उसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है और संघर्ष तो हम कर रहे हैं, संघर्ष आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि आप भी आगे जाना चाहते हो और हम भी जाना चाहते हैं। इस चैनल को आगे ले जाना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ तक कोई ना पहुँच पाए, यानी उस जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ तक कोई ना जाए। तो हम सब मिल करके वहाँ तक पहुँचेंगे और इस फैमिली को बड़ा बनाएंगे और आपका सहयोग और आपका संघर्ष सब मिल करके इसको ऊंची लेवल तक ले जाते हैं और इस फैमिली को बहुत बड़ा, यानी इतना बड़ा इस फैमिली को बनाएंगे कि इस फैमिली में बहुत ढेर सारे सदस्य हो जाएं। तो उसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इस फिजिक्स के वीडियो में और जो मैथ्स के वीडियो हैं उनकी जो अपडेट्स हैं वो लगातार मिल रही हैं। अभी कुछ हो सकता है आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पा रही हो, आपको सिस्टम अच्छा नहीं मिल पा रहा हो, उन सारी समस्याओं को हम बाकायदा जान रहे हैं, उन समस्याओं को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे और बेहतर करने के लिए। तो उस बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है, इस वजह से हम आपको आगे ले चलेंगे। ठीक है, ओके, आते हैं हम आपको ऊपर ले चलते हैं। तो हमारा टॉपिक जो आज का होगा वो हमारा होगा इक्विपोटेंशियल, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, कौन सी सरफेस होती है, ऐसी कौन सी सरफेस है जिसको हम इक्विपोटेंशियल बोलेंगे। पहली चीज, जिसका का नाम है वैसा इसका काम है। आपके सामने लिखा हुआ इक्विपोटेंशियल, यानी पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, ऐसी सरफेस होनी चाहिए। तो देखिए, ऐसी सरफेस हमारे पास बहुत सारी होती हैं। कह रहे हैं कोई ऐसा आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स में कोई लाइन ड्रा करो कि जिस पॉइंट पे सारे के सारे जो पोटेंशियल हैं पॉइंट्स के, वो सारे के सारे सेम हो, तो उस लाइन को जो वो सरफेस ड्रा करोगे उस सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अब सपोज यहाँ से हम देखें अगर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे पहचानेंगे। जैसे हम यहाँ से देखें तो यहाँ से इधर भी लाइन जाती, इधर भी लाइन जाती, इधर भी लाइन जाती। हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे आउटवर्ड्स होती हैं आपकी लाइनें। तो ऐसे आपकी लाइनें जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिनोट कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिनोट कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड्स को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पीछे वाले वीडियोस देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्यों होती है। हमको पता था कि द एरिया ऑफ सराउंडिंग एनी, जो हमारा पॉइंट चार्ज है उसके सराउंडिंग्स का जो भी एरिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है। ये चार्ज है, इसके सराउंडिंग्स का जो भी एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स में एक ऐसा सरफेस ड्रा करो जहाँ पर सारे पोटेंशियल सारे पॉइंट्स का सेम होना चाहिए, तो ऐसे सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज हमने यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये लाइन इस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है, इस वजह से इस सरफेस का जो नाम होगा उस सरफेस का नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ईच पॉइंट्स जो भी हैं वहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वो सेम होगा और ये इक्विपोटेंशियल डिस्टेंस जो भी होगी वो सेम होगी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। यानी जो भी इक्विपोटेंशियल है, यानी इसको हम लोग अगर बोलें इन हिंदी, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। कौन सा पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। ठीक है, जहाँ पे विभव समान उसी को बोलेंगे समविभव पृष्ठ। मानते हैं क्लियर हो गया होगा। सम इक्विपोटेंशियल सरफेस इतना ही था। जैसे सपोज हमारी ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, ये एक लाइन हमने बनाई, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। अब इसके कहीं पर हम लोग एक जो है बना लेते हैं क्या, सरफेस कोई,
तो ये जो सरफेस बनाई गई है, ये सरफेस यहाँ पर क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सरफेस ऐसे बनाया है, जैसा बना ऐसा नहीं है, परपेंडिकुलर ऐसे होगी। तो इस सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में खींची गई, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके प्रत्येक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, यानी जो भी विभव होना चाहिए, जो पोटेंशियल होना चाहिए, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो समझ गए होंगे आप कि जो भी विभव है वो समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को, ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ बोलेंगे। और इसकी प्रॉपर्टी में इसका पहला पॉइंट, ऑल पॉइंट्स आर गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सेम पोटेंशियल। जो अभी हमने आपको बताया कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी ना, उसकी सरफेस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उन पर जो भी पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा। ठीक, इसका दूसरा प्रॉपर्टी, अब दूसरी प्रॉपर्टी ये रही आपके पास, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। आपको यह भी याद रखना है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रीजन यही है भैया जब पोटेंशियल उसका सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, जीरो रहेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दो भी पॉइंट्स जो भी होंगे तो उनका जब पोटेंशियल आप सब बता रहे हो कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो इस वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाला जाए टू पॉइंट्स के बीच में, जैसे कोई तो ले लिया हमने 2 पॉइंट्स ये, तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर सेम है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस तो इसे भी जीरो आने वाला है। तो ये भी एक परफेक्ट तुम्हारा था। उसके बाद देखा जाए अगर तो इसका जो तीसरा पॉइंट है वो कुछ ऐसा है आपके पास, ये रहा कि आपका नो वर्क डन, जो भी वर्क डन है ना, नो बिल्कुल नहीं होगा इन मूविंग चार्ज। कोई चार्ज आप उसको घुमाने वाले क्यू नॉट है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, भाई वहाँ पे आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम है, जीरो है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वजह से कोई वर्क होना नहीं, क्योंकि वर्क वहीं होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि वर्क डन का फार्मूला ही होता है क्या, W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, ये फार्मूला हम पढ़ के आए भैया। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं कि जो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस क्यू चार्ज है, इस वजह से यहाँ पे वर्क डन जीरो, रीजन क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो भी प्रॉपर्टी होती है किसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं भैया हम, ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस था। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा था ये आपको बता चुके हैं कि दैट सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो ऐसा हमको सरफेस खींचना है इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे जहां पे सारा का सारा पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। ओके, अब पोटेंशियल सेम है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर पोटेंशियल सेम नहीं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं। और जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पे पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए। जब पोटेंशियल सेम होगा तो सेकंड प्रॉपर्टी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी, अरे जब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्क डन भी जीरो। ठीक, ओके, बड़ा इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तैयार करें। आते हैं नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट हमारा होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, क्योंकि नेक्स्ट में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैपेसिटेंस की। और कैपेसिटेंस को जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा ये, और ये क्या है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, होते क्या है कंडक्टर्स, कैसे पहचानेंगे कंडक्टर्स को, कैसे पहचानेंगे इंसुलेटर को। तो बड़ा सिस्टम, बड़ा अच्छा एक बात बोलते हैं कंडक्टर्स। देखिए पहली चीज तो मेटल के जो काइंड्स होते हैं, मतलब मेटल्स की बात नहीं करेंगे, मैटर की काइंड्स करेंगे। यहाँ पे मैटर जो होता है ना वो 3 टाइप्स होता है। और किसके रिस्पेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या हीट की बात करें, इनका एग्जांपल है तो बेटर रहता है। यानी किसमें हीट जा पाती है, किसमें करंट जो है जा पाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो किसमें जा सकती है। तो इस यानी बिहेवियर को देखते हुए, इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर को देखते हुए या इलेक्ट्रिक के बिहेवियर को देखते हुए जो मेटल्स होते हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 में बोलते हैं कंडक्टर्स, कहते हैं वो मेटल्स या जो भी वो मेटल्स ने मैटर, वो मैटर्स की बात करते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है, उसको बोलते हैं क्या, कंडक्टर्स। और इंसुलेटर को बोलते हैं जिसमें जो आपकी करंट है वो ना जा पा जाए, जो चार्ज है उसमें फ्लो ना कर पाए, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। और वो भी आपके पास एक सब्सटेंस होता है जिसमें जाती तो है करंट लेकिन धीरे जाती है, बहुत धीरे जाती है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो आपके ही इंटर के सिलेबस में है, कुछ आगे मिलेंगे वहां पे हमको पढ़ना है, लास्ट कुछ टॉपिक है ये, तो वहां पे इसको पढ़ना होगा। चलिए इंसुलेटर्स की बात करने से पहले कंडक्टर्स को देख लेते हैं, क्योंकि कंडक्टर्स क्या होते हैं जिनको हम लोग चालक बोलते हैं, ठीक है, सुचालक बोलते हैं। तो कंडक्टर्स क्या है, कहते हैं कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंस इन विच चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इजिली जो है चार्ज को फ्लो कराया जाए। अब ये आपके पास जैसे सपोज, अब इसमें आप यहाँ पे कोई अगर चार्ज दो तो इधर नहीं जा पाएगा, कोई इजिली इसको फ्लो करवाया ही नहीं जा सकता। तो ये दैट इज नॉट कंडक्टर्स। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है आपका, इसको अचालक बोलोगे। यानी जो अचालक होगा, जो इंसुलेटर होगा, उसमें करंट नहीं जा सकती। और जो भी आपका क्या होगा,
कंडक्टर होगा उसमें करंट यानी जो भी आपका चार्ज है वो फ्लो हो सकता है, तो चार्ज का फ्लो ही करंट है। अगर चार्ज फ्लो हो सकता है तो वो है कंडक्टर, चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है तो वो है इंसुलेटर। ये आप अपने दिमाग में बात बिठा लो कि जो भी कंडक्टर्स होंगे उसमें चार्ज फ्लो हो सकता है, जो भी इंसुलेटर होंगे उसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है, यानी चालक और कुचालक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो इंसुलेटर की डिफिनेशन को भी आप देख लो पहले। सब्सटेंस इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस आर नोन एज नॉन कंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स। तो वेरी सिंपल सी बात है भैया, जिसमें करंट नहीं जा पा रही, चार्ज नहीं जा पा रहा, वो नॉन कंडक्टर तो हो नहीं है और इसको इंसुलेटर बोलते हैं। और जिसमें कंडक्टर में जिसमें करंट जा पा रही तो इसका नाम होता है चालक। हिंदी में देखो, हिंदी में बोलते हैं चालक, सुचालक इसी को बोलते हैं। सु का मतलब अच्छे से, चालक मतलब चलना। जिसमें जो आपका चार्ज है ना वो आसानी से चले उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। और इंसुलेटर में चार्ज आपका आसानी से नहीं चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि जो इंसुलेटर होंगे, जैसे रबड़ हो गई, आपका वुड हो गया, आपकी प्लास्टिक हो गई, करंट नहीं जा सकती है तो फ्लो नहीं हो सकता है, तो इसको बोलेंगे इंसुलेटर। दैट सेम आपका कंडक्टर्स जो होगा, इसमें करंट, मेटल्स जो भी होती हैं, वायर जैसे मेटल्स के बनते हैं, ये सारे क्या है आपके, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये सब किस में आएंगे, कंडक्टर्स में। जितने भी मेटल्स हैं लगभग जो भी आते हैं वो सब कंडक्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी कंडक्टर्स और इंसुलेटर की। इसको क्यों पढ़ना पड़ा, क्यों हम पढ़े इसको, क्योंकि हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। ये वहां पे यूज होने वाला कि भैया ये कंडक्टर्स बार बार पूछा जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स क्या है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कंडक्टर्स क्या है। भैया कंडक्टर्स वो है जिसमें करंट का फ्लो हो पाता है, जिसमें चार्ज जा सकता है। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर वो है जिसमें करंट का फ्लो ना हो पाए, चार्ज ना जा पाए, ऐसे को हम इंसुलेटर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वुड की बात कर लें, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की बात कर लें, फॉर एग्जांपल मेटल की बात कर लें। मेटल में कौन कौन से पार्ट आएंगे, आयरन हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, बहुत सारे हैं मेटल्स। ठीक है, तो ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर। और इस कंडक्टर और इंसुलेटर को पढ़ने के बाद उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये है फिर नेक्स्ट, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स। यानी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने के लिए कंडक्टर्स को पढ़ना लगा। और कंडक्टर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट था, इंसुलेटर को पढ़ना इंपॉर्टेंट था, तब जाके हम कैपेसिटेंस में आते हैं। तो देखिए कैपेसिटेंस क्या है आपकी, कैपेसिटेंस को कैसे समझें। कैपेसिटेंस बहुत ईजी बात कर रहे हैं। कैपेसिटेंस किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स। जो भी कंडक्टर्स है ना उनकी कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस होती क्या है, रियलिटी है क्या, नाम क्या है कैपेसिटेंस, उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन लिखे, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग ऑफ चार्ज। जो भी कैपेसिटी है स्टोरिंग चार्ज बाय ए कंडक्टर, जो कंडक्टर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता अपने अंदर, उसी को कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। फिर से समझो, ये आपकी एक बॉकेट है, बॉकेट में पानी भरता है, आपका पानी आता है, पानी वाटर। अब बॉकेट में कितना पानी आ सकता है, उसके स्टोरिंग की पावर कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, 10 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर, कितना स्टोर हो सकता है उसको। 10 लीटर आती है, 20 लीटर आती है, 15 लीटर आती है, यही क्या है कैपेसिटेंस। और यहाँ पे चार्ज की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। समझ गए होगे हमारे हिसाब से, फिर से बताएं। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, जो भी हमारा चार्ज है, तो कैपेसिटी ऑफ है स्टोरिंग ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को स्टोर करने का, एकत्र करने का, अपने अंदर समाने का जो भी उसकी पावर है, कैपेसिटी से जो कैपेसिटी है उसी को क्या बोले, कैपेसिटेंस। समझ गए ना, कि जो भी आपके चार्ज के स्टोरिंग की कैपेसिटी है, चार्ज को समाने की जो क्षमता है, उसी को क्या बोले, कैपेसिटर। चलिए, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज बाय ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। व्हेनेवर सम चार्ज इज प्रोवाइडेड टू ए कंडक्टर द पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज इन द सेम रेशियो। करें, अगर किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज दोगे, जितना चार्ज देते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, उसका पोटेंशियल उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। यानी V आप लिख सकते हो कि जो आपने बताया कि जो पोटेंशियल है उसी उसमें हो रहा, तो यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हम ये लिख सकते हैं कि जो Q है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। यानी आप Q को इंक्रीज कर रहे हैं, V इंक्रीज होगा। Q को इंक्रीज कर रहे हैं, V इंक्रीज होगा। ये सही भी बात है,
भाई आप क्यू को इंक्रीज करो, क्यू यानी बढ़ाते जाओ, चार्ज देते जाओ, चार्ज देते जाओ, चार्ज देते जाओ, तो अब ये पोटेंशियल अपना बढ़ाएगा। पोटेंशियल क्या करेगा? वर्क डन भाई। पोटेंशियल था क्या? पोटेंशियल था वर्क डन। तो वर्क डन, इसका जो वर्क डन करने की कैपेसिटी वो बढ़ती जाएगी, तो इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वल का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं सी, और इसी सी को यहाँ बोला गया है कैपेसिटेंस, क्योंकि आपको पता था क्यू आप पहले से जानते थे, वी आप पहले से जानते थे, सी एक ऐसा टर्म जो आपके सामने अभी आया, इसको आप अब जान रहे हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सी क्या है आपका? यहाँ पे लिखोगे सी इज ए कांस्टेंट, सी इज ए कांस्टेंट which known as electrical capacitance। ठीक, यानी जो भी आपका यहाँ पे C की बात कर रहे हैं वो C क्या है आपका? C इज कांस्टेंट टर्म है, C को कांस्टेंट बोलोगे, और इसको बोलोगे क्या? इसको बोलते हैं कि ये जो C है ना वो आपका क्या है? वो आपका कैपेसिटेंस है। तो इसको आप वीडियो को जो भी है पॉज करके इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे, इतनी बात। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि जो इसकी डिफिनेशन है वो हम लिख चुके हैं, इसकी बात समझ चुके हैं, इसकी डिफिनेशन एक और नए सिरे से आपको बता सकते हैं, लेकिन हम उसको बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस आई है, सी आई है, वो किस किस बात पे डिपेंड कर सकती है। तो जो भी ये सी है, कैपेसिटेंस है, देखिए पहली चीज़ तो ये डिपेंड करेगी शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। जो भी आपका कंडक्टर होगा उसके शेप पे और साइज के, यानी उसका आकार कैसा है, आकृति कैसी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप उसकी जो ये साइज की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि उसको बिना बताए आप कैसे। वही एक चीज़ भाई हमने बताया, बॉकेट पे डिपेंड करेगा तो कितना बड़ा उसका आकार है, कितनी बड़ी आकृति, कैसे बना है, तो ये सारी चीज़ें उस पर, तभी तो स्टोर की क्षमता आपको पता चलेगी कितनी कैपेसिटी है। जस्ट सेम यहाँ पे आप कैपेसिटेंस को ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो? जब इसकी जो शेप एंड साइज है, जो भी मैटर है यानी कंडक्टर है, उसकी शेप एंड साइज पे, और किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा। आप इसको कहाँ पे बता रहे हो? क्योंकि ये मीडियम एक ऐसी चीज़ है भैया, ये हर जगह परेशान करेगी आपको, क्योंकि मीडियम के बगैर इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिक को पढ़ना इजी नहीं है। मीडियम एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि मीडियम को चेंज करने पर क्या हो रहा है, चार्ज के चलने की गति यानी जो मोशन है वो कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी कम हो रहा है, कहीं कहीं पे फोर्स कम हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें मीडियम पे डिपेंड है। और ये मीडियम क्या है? मीडियम वही है आपका जो भी मीडियम है चारों तरफ का। एक एयर मीडियम हो गया, एक वाटर मीडियम हो गया, एक ग्लास मीडियम हो गया, एक केरोसिन मीडियम हो गया, दुनिया की सारी चीज़ें मीडियम। एक तो कुछ भी नहीं उसको भी मीडियम बोले करें, जो वैक्यूम है वो भी एक मीडियम है, मतलब कुछ ना हो वहाँ भी मीडियम है। तो बात समझ रहे होंगे आप कि क्यू जो है वो क्या है? वो चार्ज है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, और क्यू को अगर इक्वलिटी करते हैं, सी वी लगाते हैं, सी इज ए कांस्टेंट टर्म विच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एक नई डिफिनेशन यहाँ से हम लिख लेंगे इसकी, वो नई डिफिनेशन कुछ ये है, ये रही नई डिफिनेशन। कैसी है आपकी नई डिफिनेशन? तो उसके लिए भी आपने सी बराबर क्यू अपॉन वी पढ़ा था, सॉरी अभी पढ़ा था Q बराबर सी वी। तो वहाँ से अगर C को निकालें तो C को अभी जस्ट थोड़ा सा पीछे हमने लिखा था Q इज इक्वल टू सी वी, तो अगर C को निकालते हैं तो Q अपॉन वी आएगा, ये आप पीछे से देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे C की वैल्यू क्या है? Q अपॉन वी। Q अपॉन वी से एक नई डिफिनेशन की जो चार्ज गिवन है कंडक्टर को एंड जो भी उसकी राइज हुआ वोल्टेज में, पोटेंशियल में, उसी का रेशियो क्या कहला रहा है? C तो हमने लिखा है कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज to the given of conductor and the rise in the potential of the conductor due to it। यानी कह रहे हैं कि जो भी चार्ज है ना आपका, ये डेफिनेशन लिखिए, इसको आप देख सकते हो कि जो भी चार्ज है, जो भी आप चार्ज दे रहे हो किसी चालक को, सुचालक को, यानी जो भी आपका कंडक्टर है उसको चार्ज देते जाओ देते जाओ देते जाओ, चार्ज देते जाओ, उसका पोटेंशियल इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। कौन सी सेम रहने वाली चीज़ है? वो है कैपेसिटेंस। आप कितना भी चार्ज दे दो, आप कितना भी पोटेंशियल उसका हो जाए, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ जो सेम होने वाली है वो कैपेसिटर है, ये कभी नहीं चेंज होगी। जिस रेशियो में आप इसको बढ़ा रहे हो उस रेशियो में ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये है एक सेम चीज़, इसीलिए इसको कांस्टेंट टर्म बोला गया और इसका नाम क्या है? कैपेसिटेंस। तो इसकी डिफिनेशन आप यहाँ से लिख दो, कोई रॉन्ग नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे से याद होगी। देखिए द यूनिट, अगर यूनिट की बात करें तो हम यहाँ पे एक यूनिट निकाल सकते हैं,
द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होगी क्यू, तो क्यू की यूनिट क्या है, कूलम, कूलम अपॉन वी की यूनिट क्या है, वोल्ट। तो इसकी एक यूनिट आ गई, क्या आ गई, कूलम अपॉन वोल्ट। अब कूलम अपॉन वोल्ट इसकी जो वैल्यू आई है, यानी जो यूनिट आई है, तो इसको याद रखना, जो यूनिट होती है तो इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम अपॉन वोल्ट को, विच इज नोन एज, इसको हम लोग बोल रहे हैं फैरड, ठीक है, विच इज नोन एज फैरड, यहाँ पे लिख देंगे विच इज नोन एज फैरड, इसको हम लोग फैरड भी बोलते हैं। फैरड को एफ से लिखेंगे, यानी ब्रैकेट में बना देंगे एफ। तो जो भी आपका कैपेसिटेंस होगा, तो कैपेसिटेंस के जो भी यूनिट है वो क्या है, यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज कूलम अपॉन वोल्ट विच इज नॉन एज फैरड, इसको फैरड भी लिखते हैं। अब इसके कुछ स्मॉलर यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट में देखिएगा ये माइक्रो फैरड में काम करता है, मिलेगा आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो माइक्रो फैरड मिलेगा और मिली फैरड मिलेगा, ये सब माइक्रो मिली में चलता है। और एक माइक्रो फैरड में जो भी गैस होते हैं फैरड, वो 10⁻⁻⁶ होते हैं। और एक मिली फैरड की बात करें तो 10⁻³ फैरड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट से याद रखनी है। और देखिए कुछ और भी, जैसे नैनो मिलेगा नहीं, NF अगर लिखा हो, नैनो बोलते हैं, तो इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। P भी नहीं मिलेगा, P मिलेगा, सॉरी P मिलेगा पिको फैरड, इसको 10⁻12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो भी माइक्रो होगा ये साइन मिलेगा, माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई, जो भी मिली होगा M मिलेगा, उसको हटाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई, जो भी आपको नैनो होगा तो 1N मिलेगा, N के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई, जो भी आपका पिको होगा P मिलेगा तो पिको फैरड को हटाने के लिए 10⁻12 से मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करवाना होता है क्योंकि MKS में हमको सॉल्व करना होता है। तो MKS में सॉल्व करने के लिए ये तो हमको लगाना ही नहीं है, मतलब लगाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत ही जरूरी है ये चीज़ याद रखना। कभी कभी आपको ऐसा मिल जाता है भैया μ तो ये देख के बहुत सारे बच्चे, कभी हमको मान लो कभी कभी ये मिल गया 10μ⁻f, इसको म्यू बोलते हैं। अब 10μ⁻f मिला, अब बताइए आप 10μ⁻f को आप जब पता है 1 म्यू होता है तो 10⁻⁻⁶ से, अरे डबल है तो 10⁻⁻12 से, तो आप कहोगे सर तब तो ये वाली बात हो गई। बिल्कुल हो गई भैया। आप कह सकते हो 1 पिको फैरड को 1μ⁻f। याद रखना ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आगे बहुत ही ज़रूरत मिलेंगी और इनकी आवश्यकता है। आप इनकी ज़रूरत जरूर समझें क्योंकि एग्ज़ाम जो भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए प्लस न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने के लिए लगना ही लगना है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ये आपका निकला जो कैपेसिटेंस था उसकी यूनिट। अब कैपेसिटेंस की यूनिट आ गई। अगर हम कैपेसिटेंस के उसकी बात करें जिसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, हालांकि इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आने वाले कुछ एग्जाम्स में इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। किसकी, डायमेंशनल फार्मूला की। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m⁻⁻1 l⁻⁻2 m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 और a⁻2। कुछ ऐसा इसका फार्मूला होता है, m⁻⁻1 l⁻⁻2 t में 4 a में 2। और ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल के नहीं दिखा रहे क्योंकि इतना टाइम नहीं कि डायमेंशनल फार्मूला भी प्रूव करवाए। फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11th की बात है बच्चा। तो इसको आपको याद रखना है कि जो भी डायमेंशनल फार्मूला होता है वो LT m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 a⁻2। डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते, इस पर एक वीडियो आपको हम दे देंगे। कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, फार्मूले से निकालेंगे और या फिर यूनिट से निकालेंगे। तो इसके लिए आपको एक वीडियो पर्टिकुलर डायमेंशनल फार्मूला पे प्रोवाइड करेंगे। आपको जरूरत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर हाँ डायमेंशनल फार्मूला बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें जो आज बताई गई वेरी इंपॉर्टेंट ये थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी बात हम तक पहुँचाएँ, डायरेक्ट बताएं। उसके लिए आपको कई सारी सिस्टम है, यानी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर आप जो है हमारे नंबर 9161321691 पर भी हमें ये बात बता सकते हो। ठीक है, चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यानी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।